स्टॉक्स में हम समझेंगे कि एलआईसी के अब शेयर में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या मौजूदा स्तर पर अब शेयर खरीदना सही रहेगा या फिर थोड़ा इंतजार करना बेहतर है। वैल्यूएशन के लिहाज से एलआईसी की पिक्चर कैसी है ये भी समझेंगे और आपको हम जो भी आपके सवाल हैं स्टॉक्स को लेकर उस पर भी एक्सपर्ट से हम जवाब लेंगे। लेकिन चलिए बाजार पर एक जरा नजर डालेंगे। बाजार में आज लगातार दूसरे दिन तेजी का माहौल है और आज की जो रैली है वो साफ तौर से आप देखिए मेटल स्टॉक्स लीड कर रहे हैं। निफ्टी के अगर आप टॉप 5 अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो उसमें मेटल और माइनिंग वाले स्टॉक्स ही हैं। हिंडाल्को आज फिर से जबरदस्त तेजी के मूड में है, करीब 7% के आसपास का उछाल है। जेएसडब्ल्यू स्टील में देख रहे हैं 4% के आसपास की मजबूती है। टाटा स्टील भी 4% ऊपर है। इसके अलावा कोल इंडिया में भी 3.5% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। लेकिन रिलायंस आज फिर से स्टार परफॉर्मर है, अच्छी रिकवरी आ रही है 2400 रुपए के नीचे फिसलने के बाद से। और अब देखिए शेयर आज भी 2.5% ऊपर है और इंडेक्स को कर रहा है सपोर्ट। 2500 रुपए के आसपास फिर से आ गया है शेयर का भाव। लेकिन चलिए हम एलआईसी के शेयर पर बातचीत करेंगे, लिस्टिंग पर बातचीत करेंगे और समझेंगे कि अब यहां से पिक्चर कैसी है एलआईसी के स्टॉक के लिए। ग्रीन एज वेल्थ के को फाउंडर दिगंत हरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिगंत सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। 18 स्वदेश पर बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, आप जो संकेत आ रहे थे लिस्टिंग को लेकर, कमजोर लिस्टिंग हमने देखी भी एलआईसी के स्टॉक में 900 रुपए के आसपास हैं। ये बताइए सर कि वो लोग जो कहीं ना कहीं शायद चूक गए थे या फिर जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई नहीं किया था, 900 रुपए पर आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए एलआईसी के शेयर को या कोई भी आईपीओ हो, हमको उसको एज अ शेयर देखना है। तो कोई भी शेयर हम आज खरीदेंगे कल बढ़ जाएगा, ये सही तरीका नहीं होता है निवेश करने का। जैसे हम कोई भी शेयर खरीदते हैं, हमें उसके अंडरलाइंग बिजनेस को टाइम देना पड़ता है ग्रो होने के लिए। और वो जब भी बिजनेस ग्रो करता है, शेयर प्राइस अपने आप ग्रो करेगी। तो जब भी हम एलआईसी की बात करें, आईपीओ थोड़ा सा प्राइस से नीचे खुला है, पर आप देखोगे तो पिछले 15 दिन में मार्केट्स भी काफी करेक्ट हो चुके हैं। तो जो एलआईसी का आईपीओ से 5-7% नीचे खुलना इज नॉट अ बिग शॉक, क्योंकि मार्केट भी उतना करेक्ट हुई है। तो एलआईसी का शेयर वैसा तो है नहीं कि वो कहीं अलग दुनिया में ट्रेड कर रहा है, वो भी यही मार्केट में ट्रेड करता है। तो जैसे सारे स्टॉक्स करेक्ट हुए, एलआईसी भी करेक्ट हुआ है। एलआईसी का जो आईपीओ प्राइस था वो मैं कहूंगा कि इट वाज अ फेयर वैल्यू, न बहुत महंगा था न बहुत सस्ता था। गवर्नमेंट ने उसको एक रीजनेबल प्राइस पे दिया हुआ था। तो अभी जो लोग चूक गए हैं, अगर वो चाहते हैं कि एलआईसी जैसी कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ये प्राइस से अगर किसी का 6, 12, 18 महीने का आउटलुक है तो देर इज वेरी गुड चांस कि उनके 10 to 20% रिटर्न्स बन सकते हैं रादर देन कि उनका नुकसान हो। तो आई वुड से कि जिनका छूट गया है अप्लाई करना, थोड़ा बहुत वो एक्सपोजर ले सकते हैं इसमें, क्योंकि ये आईपीओ से नीचे आया है। पर इमीडिएट एक्शन या इमीडिएट लिस्टिंग गेन्स या इमीडिएट 2 दिन में प्रॉफिट, वैसी चीजें एक्सपेक्ट करना सही बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा शेयर है। 20,000 करोड़ का आईपीओ था, तो इसमें फ्री फ्लोट काफी अच्छा होता है और ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रॉफिट भी अभी मार्केट के परफॉर्मेंस और कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस के ऊपर इसके शेयर की प्राइस अभी चलेगी। जी दिगंत, जाहिर तौर पर एलआईसी को लेकर उम्मीदें इसलिए ज्यादा थी, जैसा कि आप भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि वैल्यूएशन के लिहाज से ये शेयर आकर्षक था, तो ऐसी उम्मीद करके चल रहे थे कि एक बढ़िया लिस्टिंग गेन या फिर निवेशकों को इसमें प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आज वैसा नहीं हुआ है, लेकिन हमने देखा है कि ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से पॉजिटिव व्यू आया है। मैक्वारी ने 1000 रुपए के आसपास के लक्ष्य दिए हैं, आप उससे सहमत हैं? 1000 रुपए के लिए अभी इसको खरीद लेना चाहिए? जैसे देखो, वो ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स होते हैं, ये टिपिकली 12 मंथ प्राइस टारगेट देते हैं। तो उनका जो 1000 रुपीज का प्राइस टारगेट है, वो ऑब्वियसली कि आज अगर कोई खरीदेगा तो वो 12 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मार्च 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने टारगेट दिया होगा। तो मेरी भी राय सिमिलर ही होगी कि आज अगर कोई भी निवेश करता है तो 6 से 12 महीने का आउटलुक तो आपको मिनिमम रखना होगा, तब जाके 10 to 20% प्रॉफिट की आपको उम्मीद है। और अगर मार्केट अच्छी रही, एलआईसी के मैनेजमेंट ने हमारे एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्मेंस दिया बिजनेस साइड पे, तो आई एम श्योर के ये रिटर्न्स थोड़े बेटर भी हो सकते हैं। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है कि ये स्टॉक मार्केट है। अगर एलआईसी का बिजनेस जिस तरह से उन्होंने इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस किया है कि हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, हम थोड़े हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेंगे, अगर वो एलआईसी ने नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि वो शेयर प्राइस भी इतना अच्छे से बिहेव नहीं करेगा। तो शेयर में हमेशा एक रिस्क रिवॉर्ड होता है। करंट प्राइस पे मैं समझूंगा कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है,
कि आपका पैसा टूटने की उम्मीद बहुत कम है, पर की 10 to 20% बनने की उम्मीद काफी ज्यादा है। सो दिगंत, दैट इज एक और सवाल है जो शायद निवेशकों के मन में होगा। आप एलआईसी, आप देखिए आज कमज़ोर लिस्टिंग हुई है और आप जैसे कि ये बता रहे थे कि बाजार का सेंटिमेंट भी खराब रहा है और उस वीक सेंटिमेंट के चलते भी एलआईसी के इस लिस्टिंग पर असर पड़ा है। 16,000 के आसपास से निफ्टी, हम देख रहे हैं कि कल थोड़े से स्टेबिलिटी के संकेत आए थे, आज फिर से बाजार थोड़ा सा ऊपर है। तो जिसको खरीदना है वो आज ही खरीदे या फिर 4 दिन 5 दिन की चाल एक बार देख ले, थोड़े से स्टेबिलिटी बाजार में भी आ जाए और शेयर की दिशा भी पता चल जाए, उसके बाद खरीदे? यार मुझे लगता है जिसका 12 महीने का रुख है उसके लिए आज का दिन और आज का प्राइस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनको थोड़ा ट्रेडिंग टाइप वाले माइंडसेट है उनके लिए बेटर होगा कि 2-3 दिन देखे कहाँ सेटल हो रहा है, क्या हो रहा है, और बाद में अपना कॉल ले। बट जो 12 महीने वगैरह का टाइम होराइजन है, आई थिंक वहां पे तो आज भी लोग निवेश कर सकते हैं ये शेयर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, छोटे समय के लिए बताना काफी मुश्किल होगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का माहौल काफी वोलेटाइल है। आप देखेंगे जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे हिसाब से बहुत ही सस्ता स्टॉक है, पर उसने इतना अच्छा रिजल्ट देने के बाद भी उसका स्टॉक डाउन था। तो ये सब शॉर्ट टर्म में आप ये सब कर नहीं सकते, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो मार्केट फोर्सेस है, लिक्विडिटी फोर्सेस है, वो ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं शेयर प्राइस को रादर देन द बिजनेस फंडामेंटल्स। तो सेम ही राय होगी एलआईसी के लिए कि चाहे शेयर सस्ता है ये प्राइस पे, फिर भी ऐसा नहीं है कि कल का कल बढ़ जाएगा। उसको बढ़ने के लिए थोड़ी मार्केट स्टेबिलिटी चाहिए और थोड़ा सा एलआईसी के साइड से अच्छा बिजनेस परफॉर्मेंस चाहिए। ठीक है दिगंत, एक आखिरी सवाल है। एलआईसी ने तो थोड़ा निराश किया है, इसको मानना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को इंश्योरेंस स्पेस में कुछ खरीदना हो तो विकल्प ढेर सारे हैं। एचडीएफसी लाइफ है, एसबीआई लाइफ है और भी जनरल इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं। एलआईसी खरीदें या फिर कहीं आपको बेहतर वैल्यू दिख रही है वैल्यूएशन के लिहाज से? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हम अगले 5 से 10 साल देखें तो ये जो पॉलिसी बाजार है, कि जो हर टाइप के इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसी बेचता है, वो एलआईसी की भी पॉलिसीज बेचता है, वो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, हर टाइप की लाइफ, जनरल इंश्योरेंस, हर टाइप की पॉलिसीज बेचता है। और वो एक कस्टमर को एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म देता है अपने सारे इंश्योरेंस नीड्स को मैनेज करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगले 10 साल में ये जो पॉलिसी बाजार टाइप कंपनी है, वहां ग्रोथ काफी फास्ट होगा। और जैसे आप देखोगे पॉलिसी बाजार और ये सारे जो इंटरनेट बेस्ड स्टॉक्स है वो अच्छे खासे करेक्ट भी हो गए। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि एक ही स्टॉक इंश्योरेंस सेक्टर में लेना है, तो मुझे पॉलिसी बाजार बेहतर लगता है। अगर आप बोलो कि एक स्टॉक नहीं 2 स्टॉक लेने हैं, तो मे बी पॉलिसी बाजार एंड एलआईसी का कॉम्बिनेशन, के एक फास्ट ग्रोइंग बिजनेस और एक ट्रेडिशनल बिजनेस, ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा रह सकता है पोर्टफोलियो के लिए। दिगंत, एक थोड़ा सा क्वेश्चन पीबी फिनटेक को लेकर ही करेंगे कि देखिए लगातार इसमें हमने लिस्टिंग के बाद से नीचे वाला ही ट्रेंड देखा है। 1470 रुपये इसका 52 वीक हाई है। शेयर इस वक्त ट्रेड कर रहा है 670 रुपये पर, यानी प्रति शेयर निवेशकों को तकरीबन ऑलरेडी 800 रुपये के आसपास का नुकसान हो चुका है। क्या ऐसी चीज़ है, आपका कन्विक्शन इस स्टॉक पर क्यों आ रहा है? 2-3 मेजर आप रीजंस गिनाएंगे इसके? तो देखो, आईपीओ जब हुआ था तब तो पूरा यूफोरिया था। आईपीओ हुआ था तभी भी हमने आपके ईटी नाउ चैनल पे ही बोला था कि ये 1200-1300 प्राइस से बहुत नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। वहां से शेयर प्राइस अभी ऑलमोस्ट 50% गिर चुका है। पर क्या होता है ना, हर बिजनेस की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो आज जो पॉलिसी बाजार जैसा स्टॉक है, वो 1000 करोड़ के करीब की रेवेन्यू करता है, और अगर वो अपने ग्रोथ में पैसा खर्च करना बंद कर दे तो वो 300-400 करोड़ का प्रॉफिट भी रिपोर्ट कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि 1400 रुपीज बहुत महंगा था। 650 रुपीज जो अभी प्राइस चल रहा है, यहाँ पे आपको कंपनी के साथ साथ शेयर प्राइस में भी ग्रोथ मिलेगी। तो मुझे लगता है ये जो पूरा यूफोरिया जिसको हम कह सकते हैं, कि जो पागलपन था इंटरनेट के शेयरों में, वो पागलपन खत्म हो गया। आप अमेरिकन मार्केट्स में भी देखो, सारे जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स थे जो प्रॉफिट नहीं बनाते थे, वो 50-60-70% गिर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये सेक्टर को देखने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये सेक्टर में डेफिनेटली बहुत अच्छे बिजनेसेस, बहुत अच्छी कंपनियां हैं जो अगले 5 साल में बहुत बेहतर करेगी। पर क्या है कि जो यूफोरिया कूल ऑफ हो गया तो हमको शेयर के प्राइस भी ठीक ठाक मिल जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिसी बाजार का जो वैल्यूएशन 50,000 करोड़ से 25,000 करोड़ आ गया है, यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म निवेशक को पैसा तोड़ने का रिस्क बहुत कम है, और शायद उसको ग्रोथ और जो आगे जाके बिजनेस एक्सपेंशन के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सो इसलिए मुझे पॉलिसी बाजार ठीक लगता है। और उसमें देखो और एक बात है कि चाहे एलआईसी मार्केट में अच्छा करे, एचडीएफसी अच्छा करे,
या आईसीआईसीआई अच्छा करे या टाटा एआईजी अच्छा करे, कोई भी अच्छा करे, एलआई पॉलिसी बाजार तो अच्छा ही करेगा क्योंकि वो हर किसी की पॉलिसीज बेचता है। उसको कोई एक ठीक है। विनर या लूजर से फर्क नहीं पड़ता है, उसको पूरे सेक्टर का ट्रेंड वो पकड़ के खेल रहा है। परफेक्ट। तो यूफोरिया इसमें कूल ऑफ हो गया है ऑलरेडी, अपने ऊंचाई से शेयर काफ़ी नीचे आ गया है और यहाँ से बिजनेस के लिहाज से और प्रोस्पेक्ट्स इसके थोड़े से ब्राइट लग रहे हैं पॉलिसी बाजार के, यानी कि पीवी फिनटेक के। दिगंत, एक आखिरी सवाल आपसे होगा, जबकि आपने अब पॉलिसी बाजार की बातचीत की, अब तो जो फिनटेक वाले जो शेयर हैं या फिर जो न्यू एज जो कंपनीज हम कह रहे हैं, जिन कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उसमें निवेशकों को हुआ है, वो चाहे कार ट्रेड हो या फिर रेट अगेन ट्रेवल की हम बात करें या फिर जोमेटो या फिर पेटीएम जैसे स्टॉक्स ही आप ले लीजिए, इस गिरावट के बाद अब जब चूंकि आपने पीवी फिनटेक भी आपने रेकमेंड किया है, कहीं और आपको वैल्यू दिख रही है क्या किसी और स्टॉक में? देखो, ये सारे जो फिनटेक स्टॉक्स है ना, उसमें मैं एक चीज बहुत ध्यान से देखता हूं कि जो नंबर 1 प्लेयर है और नंबर 2 प्लेयर है उसके बीच गैप कितना है। तो जैसे पॉलिसी बाजार के बाद जो नेक्स्ट प्लेयर है जिसको हम टर्टल मिंट कह सकते हैं, वो 1/5 द साइज ऑफ पॉलिसी बाजार भी नहीं है, कि जिसका मतलब कि उसको कंपटीशन से बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है। तो सिमिलरली नाइका एक दूसरा ऑनलाइन या इंटरनेट स्टॉक है जहां पे जो सेकंड बेस्ट कॉम्पिटिटर है वो 1/5 ऑफ नाइका भी नहीं है, उसका नाम पर्पल करके है। सो पर्पल भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो हमें ग्रीन एज वेल्थ पे हमें ये दो स्टॉक्स इंटरनेट सेक्टर में काफी अच्छे लगते हैं कि जहां पे सेकंड कॉम्पिटिटर इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। हमको जोमेटो जैसे है, जोमेटो में क्या है कि स्विगी हमेशा उसको परेशान करता है, तो ये जोमेटो स्विगी की लड़ाई में कौन कहाँ कैसे प्रॉफिट बनाएगा ये हमको नहीं समझ आता है, तो इसलिए हम जोमेटो से दूर रहते हैं। कार ट्रेड एक ऐसा है कि वहां कार्स24 इज अ मच बेटर प्लेयर जो अनलिस्टेड है। तो इस चक्कर में हमें ये पीबी फिनटेक जो पॉलिसी बाजार है और नाइका, ये दो बिजनेस मॉडल्स ऐसे लगते हैं कि जिनके बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। शेयर प्राइस तो देखो ऊपर नीचे हो सकता है, तो मुझे लगता है कि ये जो इंटरनेट स्टॉक्स का करेक्शन वाला फेज है उसमें हमें जो लीडर्स है कि जो स्ट्रांग बिजनेस मॉडल्स है वहां पे डेफिनेटली इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए, क्योंकि अगले 10 साल में इंडिया में इंटरनेट सेक्टर और बहुत ज्यादा बड़ा होगा वर्सेस व्हाट इट इज टुडे। दिगंत, एक और सवाल आखिर में आपसे जानना चाहेंगे। आज देखिए पारादीप फॉस्फेट्स का भी आईपीओ खुला है, 1500 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ है, प्राइस बैंड भी इसका 39 से 42 रुपए के आसपास है। ये क्या फेयरली वैल्यूड है? इसमें क्या करना चाहिए निवेशकों को? मैं ये एक्चुअली ये कंपनी ट्रैक नहीं करता, तो मेरे लिए इस पे कमेंट करना सही नहीं होगा। हमारा इस पे काम नहीं हुआ है अब तक, तो हम इस पे नहीं कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। दिगंत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और एलआईसी के आईपीओ के अलावा जहां भी मौके दिख रहे हैं, जहां मौके बन सकते हैं निवेशकों के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। चलिए शो को